बावजूद इररेलेवेंट होने लगे और अनइलेक्टेड मोहम्मद बख्श महर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के बदौलत तमाम इख्तियारात का मालिक बन गया और यूं महरों को नए सिंध की हकीकत का इदराक हो गया। यहाँ जो जरदारी और पीपल्स पार्टी की छतरी से निकलेगा, इसका सियासी मुस्तकबल तारीख हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने भी 2012 में बाकायदा पीपल्स पार्टी में शामिल होने में ही आफियत जानी। आप शायद सोच रहे हो कि यार जरदारी चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वडेरे अपने इलाके के बादशाह होते हैं, उनके वोट और सीटें भी गारंटीड होती हैं, चाहे ये किसी भी जमात में चले जाएं। ये पीपल्स पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दें तो इनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। चलें इसकी भी मिसाल देख लेते हैं। आइए चलते हैं नौशहर व फेरोज़। यहाँ के बड़े वडेरे जतोईज़ हैं। माजी में न सिर्फ पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे बल्कि गुलाम मुस्तफ़ा जतोई तो भुट्टो के करीबी साथियों में थे। जब भुट्टो वजीर आज़म थे तो सिंध के वजीर आला गुलाम मुस्तफ़ा जतोई थे। जतोई ज़ियाउल हक के खिलाफ सबसे बड़ी और मशहूर तहरीक MRD मूवमेंट में भी आगे थे, लेकिन फिर जतोइयों ने पीपल्स पार्टी से मुंह फेर लिया। मगर इसके बावजूद जतोइयों ने 2002, 2008 और 2013 में अपनी खानदानी नशिस्तें रिटेन की और पीपल्स पार्टी को हर दफा शिकस्त दी। मगर जरदारी की बादशाहत में सियासी मुखालिफत की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए पीपल्स पार्टी ने जतोइयों से राब्ता किया। गिव एंड टेक पे बातचीत हुई, मगर डील तय नहीं हो सकी और जतोइयों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत से इनकार कर दिया, यानी जरदारी को इनकार कर दिया। पावरफुल जतोईस को कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने ही थे। 2024 इलेक्शन से पहले मुर्तज़ा जतोई पर कत्ल की FIR काट दी गई और 2025 में उनको इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। अरे कत्ल तो छोड़ें, सिंध पुलिस ने जतोई ब्रदर्स पे मोटरसाइकिल और चीनी की बोरियां चोरी करने के भी केसेस डाल दिए। हमने आपको शुरू में जिस सियासी कैदी की कहानी सुनाई थी, इसका केस भी यही था। सलामत लाखों का जुर्म ये था कि उसने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की जुर्रत की, इसीलिए उसको जेल अमले के साथ मिलकर कत्ल करने की पूरी तैयारी थी। लेकिन आखिरी वक्त पे हसास इदारों ने सिंध के बड़ों को खबरदार किया और सलामत लाखों को यकीनी मौत से बचा लिया। चलें अब जरा साउथ का रुख करते हैं। आपको जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की गब्बर स्टाइल फुर्तियाँ याद हैं? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का केस किसी वडेरे का पीपल्स पार्टी के खिलाफ होने की प्राइम एग्जाम्पल है। मिर्ज़ा बदीन के डॉन थे। जैसे हर इलाके का वडेरा और डॉन पीपल्स पार्टी के साथ होता है, इसी तरह मिर्ज़ा भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे और जरदारी के काफ़ी करीब थे। इसी से अंदाज़ा लगा लें कि पीपल्स पार्टी ने उनको सिंध का पावरफुल वज़ीर दाखिला और उनकी अहलिया को स्पीकर कौमी असम्बली बनाया। 2011 में मिर्ज़ा ने अचानक पीपल्स पार्टी छोड़ दी और 2015 में वो खुलकर जरदारी के खिलाफ सामने आ गए। आपको मोहतरमा एक मीटिंग में नहीं बिठाती थी पॉलिटिकल। इनके सियासी बाप जो गुलाम कादिर का आसिफ जरदारी है, और कौन आसिफ जरदारी को नहीं जानता कि आसिफ जरदारी ने 12-12, 14-14 मासूम लोगों को कत्ल करवाया है। मिर्ज़ा को इस मुखालिफत की कीमत अदा करनी पड़ी। इनके भी पुराने और नए केसेस खुल गए। इनके घर पर रेड हुआ, पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की और उनको जमानत के लिए थानों और अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। लेकिन चूंकि मिर्ज़ा कोई कम बदमाश नहीं थे, इसलिए इन पेशियों के दौरान दिलचस्प मनाजिर देखने में आए। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब आजकल बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हमारे पार्टी में, पीपल्स पार्टी में इनसे बड़े बड़े रहनुमा छोड़ गए। इनकी तो कोई हैसियत नहीं है। ये तो एक इम्पोर्टेड इंडिविजुअल है, जहाँ मैंने इम्पोर्ट करके ये छोटा सा पौधा लगाया। अब ये तो जवानी न हुआ और इसने बगावत कर दी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तक मैंने आपको जितनी मिसालें दी, इससे जरदारी बादशाहत की मुखालिफत का अंजाम मालूम होता है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा रुख भी है, हौलनाक और तारीख रुख। जो इस बादशाहत का वफादार बन जाए, इसको हर कीमत पर प्रोटेक्ट किया जाता है। इसको हर जुर्म का ग्रीन सिग्नल होता है। ये जरदारी बादशाहत की वो डार्क साइड है जिसमें आम सिंधियों का खून पानी से भी सस्ता है। ठट्टा के एक गांव में नाजिम झोंकियों ने अपने घर के करीब कुछ अनजान लोगों को देखा जो इनके इलाके में नायाब परिंदों का शिकार करने आए थे। उनकी गाड़ी ने रास्ता भी रोका हुआ था। नाजिम जरा आज़ाद मिजाज आदमी था। उसने अपने फ़ोन का कैमरा खोला और इन अफराद को ऑन कैमरा कन्फ्रंट किया। उसने कैमरा ऑन करके पूछा कि कौन है और क्यों रोक रहा है और ये क्या बदमाशी है। तो वहाँ पे पता चला कि दो लोग खड़े में हैं और वो शायद उनके हाथ में कोई हथियार है और वो जो हमारे यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं उनमें से किसी का वो शिकार कर रहे हैं। तो वो तो एक वो वीडियो बना रहा है कि देखेंगे कुदरत के साथ जुल्म और ज़्यादती है। दूसरा वो ये बात भी कर रहा है कि जो शिकार के लिए आया ये मकामी नहीं है, ये ख़ास मेहमान है। और मैं मेहमान था भी,
उसका ताल्लुक किसी जो आपकी गल्फ़ स्टेट्स हैं इनमें से किसी का था, वो किसी रॉयल फैमिली का था कि नहीं था, मगर कोई बाअसर शख्स होगा। इस बाअसर अरब शख्स को नाजिम की ये बात अच्छी नहीं लगी और इसने अपने मेज़बानों से नाजिम की शिकायत की। इस अरब के मेज़बान कौन थे? ये मेज़बान थे पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम बिजार और MPA जाम अवैस बिजार, मलीर और ठट्टा के ज़मीनी खुदा जिनको पीपल्स पार्टी ने अपने इलाकों में फुल अथॉरिटी दी हुई थी। जाम अब्दुल करीम को वाक़े का इल्म हुआ। इस दौरान नाजिम की बनाई हुई वीडियो भी इलाके में वायरल हो चुकी थी। वीडियो में कुछ इतना अहम नहीं था और वीडियो बनाते हुए पेश आने वाला वाक़या भी मामूली था, लेकिन जाम की फर्जाइल ईगो को हर्ट करने के लिए काफ़ी था। उसने अपने आदमी भेजकर पहले नाजिम पे वीडियो डिलीट करने के लिए प्रेशर डाला और नाजिम नहीं माना तो उसको ज़बरदस्ती अपने डेरे पर बुलाया। नाजिम और इसका भाई दोनों इस सोच के साथ जाम हाउस गए कि इनके इलाके और ख़ानदान के बड़े हैं, मसला हल करेंगे, लेकिन वहाँ कुछ अलग ही माहौल था। जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो ये अब जो मैं बता रहा हूँ ये वो बयान है जो पहले नाजिम के भाई ने दिया था कि जी जब हम वहाँ पे पहुँचे तो बड़े भाई आए जाम अब्दुल करीम साहब, और उन्होंने पूछा कौन है वो बदमाश। अब उनके लिए तो बदमाश ही है, चूँकि लॉ तो वो है ना, थाना तो वो है उनकी रियासत के अंदर, ही इज़ ऑल इन ऑल दी हुकूमत, और जो उनकी बात नहीं मान रहा वो जायज़ हो या नाजायज़ हो वो बदमाश है। वो ऑप्रेस्ड नहीं है या वो ख़ुद मुख्तार नहीं है या वो इज़्ज़त नफ्स का इजहार नहीं कर रहा, वो बदमाशी कर रहा है। तो उन्होंने पूछा कौन है वो बदमाश जो वीडियो डिलीट नहीं कर रहा जिसने वीडियो बनाई है। आगे की कहानी सुनने से पहले ज़रा तसव्वुर करें कि ये किस किस्म का निज़ाम है। नाजिम पाकिस्तान का उतना ही शहरी है जितना जाम अब्दुल करीम, लेकिन यहाँ जाम ने, जो कि जरदारी के कई वफादारों में से एक मामूली वफादार है, अदालत लगाई हुई है और नाजिम को अपने सामने ऐसे बिठाया हुआ है जैसे इसका वजूद ही जाम का मरहून मिन्नत हो। उसके बाद उनकी दुर्गत बनाई गई, उनकी मार लगाई गई, और मार कैसे लगाई गई कि वहाँ पीछे कोई नमाज़ पढ़ने की जगह है, वज़ू है, और उसी के साथ बता रहे हैं कि एक टॉर्चर सेल भी है, और वहाँ ले जाके उसको मार रहे थे और कोई 1 घंटे के करीब तक मारते रहे। और वो जगह जो थी वो इसके भाई की नज़रों से ओझल थी, और भाई कह रहा है मुझे सिर्फ चीखों की आवाज़ आ रही थी कि नाजिम को मारा जा रहा है, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक चलता रहा। नाजिम से ज़बरदस्ती इसके मोबाइल का पासवर्ड लेकर वीडियोस डिलीट की गई, लेकिन नाजिम अभी भी इस सब पर राज़ी नहीं था। एक तरफ नाजिम था जिसका इसरार था कि इसने कुछ गलत नहीं किया, और दूसरी तरफ जाम अब्दुल करीम था जिसका इसरार था कि वो उसको निशाने इबरत बनाकर छोड़ेगा। आधी रात को जाम अब्दुल करीम को महसूस हुआ कि उनका अभी भी दिल नहीं भरा। वीडियोस एडिट करने के बाद उनकी और मार लगाई गई और दुर्गत बनाई गई, और ये पैगाम दे के नाजिम के भाई को भेज दिया गया कि अब यह मसला यूँ हल नहीं होगा, तुम अपने बड़ों को लेके आओ सुबह, और हम सुबह छोड़ेंगे नाजिम को, ये हमारा बंदी बन के रहेगा। तकरीबन 4-5 बजे जो है ये छोड़ के आए हैं 2 लोग नाजिम के भाई को वापस उसके घर। सुबह खबर मिलती है कि जाम हाउस के करीब एक कुआं है और कुएं के साथ एक भराना लाश पड़ी हुई है। उस लाश को किसी ने कोई अजरक डाल के ओढ़ के कवर किया। ये तकरीबन पहुँचे 10-11 बजे के करीब, जब नाजिम के घर वाले अपने बड़ों को लेके, तो उनको वहाँ पता चला कि जी नाजिम की तो डेथ हो गई है, उसको तो वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल हो कर गया है। उनको वहाँ पे वो डंडा और रॉड भी नज़र आया पड़ा हुआ गार्ड रूम के पास, जिससे वो देख रहा था रात को, जिससे भाई की धुलाई हो रही थी। जब ये भेजा गया था नाजिम के भाई को कि तुम चले जाओ और सुबह आके अपने भाई का पता करना, उस वक़्त तक तशद्दुद की पिक्चर में जाम अब्दुल करीम के साथ जाम बिजार भी आ गए थे, जो छोटा भाई MP है, और बड़े भाई अपना हाथ साफ़ करके अपेरेंटली जा चुके थे और छोटा भाई हाथ साफ़ कर रहे थे। ये कहना मुमकिन नहीं है कि किसने ज़्यादा फेटल इंजरीज कॉज की थी। ये ज़रूर पता है कि थ्रू आउट द बॉडी मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, पैर के नाखून से लेके यहाँ जहाँ आपके बाल शुरू होते ये तक निकले हुए, ये तक सूजा हुआ, आंखें सूजी हुई, नाक सूजा हुआ, होंठ सूजे हुए, पूरे जिस्म में बेतहाशा हड्डियाँ टूटी हुई। ठीक है, इस हालत के अंदर पोस्टमार्टम नाजिम का हुआ है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने घंटों का तशद्दुद होगा, किस किस्म का बेईमाना तशद्दुद होगा। और ये अभी इस हौलनाक कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। नाजिम जोखियों के कत्ल के बाद जाम अब्दुल करीम ने पहले अपने इन्फ्लुएंस के ज़रिए उसके भाई और ख़ानदान को मामले से पीछे हटाने की कोशिश की और दावा किया कि इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन किसी तरह ये मामला मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ गया
और पूरे मुल्क में खबर फैल गई। मलीर की अदालत में नाजिम जोखियों कत्ल केस की समाअत। नाजिम जोखियों केस में अहम पेशरफ्त हुई है। अब जब बात जाम अब्दुल करीम के कंट्रोल से निकल गई तो फिर सिंध में जरदारी सिस्टम जाम ब्रदर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिव हो गया। हुकूमत का काम मजलूम के साथ खड़ा होकर जालिम